कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड यानी कि 2024 में 2025 में जो भी एग्जाम देने वाले जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए तहलका मचा देने वाला आज चैप्टर आया है। यानी साइंस का यानी फिजिक्स के केमिस्ट्री का 3 नंबर एक्सरसाइज धातु और अधातु है। और केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अधिकतर लोगों को समझ से बाहर हो जाता है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ से बिल्कुल ऊपर पार होने वाला सब्जेक्ट है और इसमें धातु और अधातु कमाल का चैप्टर आता है जिसको सबको समझ में आता है। जो है ये धातु और अधातु सबको समझ में आने वाली चीज। वैसे हम लोग 8 क्लास से ही शायद 7 क्लास से पढ़ते हैं धातु और अधातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इस पूरे एक्सरसाइज में वैसे 2 भाग में बंटने वाला है। 2 भाग में आपको पढ़ाई होने वाला है जिसमें आपको धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत लोगों को ये पता होगा कि धातु के भौतिक गुण तो जानते होंगे, रासायनिक गुण में जो होते हैं उसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ हो, लेकिन आपको रासायनिक गुण के साथ साथ भौतिक गुण और भौतिक गुण के जितने चीज आपका रहेगा, अपवाद हो या ना अपवाद हो, उन सभी के साथ साथ खनिज और उनके जितने तत्व रहेंगे सारे तत्व का रिएक्शन के साथ आपको क्लियर कराने वाले हैं। साथ में पहले पार्ट में तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल परिचय की तरह आपको दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन लास्ट वाला वीडियो बिल्कुल आपका कमाल का होने वाला है। सेकंड पार्ट जो आपका होगा इससे ज्यादा कमाल का होने वाला है। अगर पहला वीडियो आप पूरी तरह से देखते हैं तो दूसरा वीडियो बिल्कुल न छोड़ें। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग धातु और अधातु के बारे में, जो केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए हमारा समझिए कि सबसे पहले न वाला आपका पार्ट आता है ना। ये चैप्टर तो 3 है लेकिन पार्ट आपका पहला आता है और इस पहले पार्ट में धातु और अधातु दोनों के बारे में हम लोग परिचय जानेंगे। परिचय ही नहीं, इसका परिभाषा के साथ साथ इनके गुण के रूप के भी बारे में हम लोग जानेंगे और आगे जानेंगे रिएक्शन के बारे में कि क्या रिएक्शन कितने प्रकार के कैसे करेंगे, वो सारी बात जानेंगे सेकंड पार्ट में। चलिए इस पार्ट में हम लोग तहलका मचाने वाले हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु, है ना। अब शुरुआत अगर बात करें कि धातु किसे कहते हैं तो धातु से शुरुआत करेंगे कि धातु एक मेटल को कहते हैं। धातु किसे बोलते हैं? मेटल को। यानी कि मेटल मतलब धातु होता है। इसका परिभाषा क्या होता है? तो वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, धन आयन प्रदर्शित करती है, उसे धातु कहते हैं। वैसे तत्व देखिए दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं, दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं सारे के सारे पदार्थ होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के, एक तत्व, यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तत्व के बारे में बात करते हैं। तत्व का ही एक रूप होता है धातु। तत्व जो होते हैं एक 2 प्रकार के, कभी कभी 3 प्रकार के भी बांटा जाता है। तत्व जो शुद्ध रूप में होता है उसे तत्व कहते हैं और इसे मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, धातु और अधातु के रूप में। कुछ लोग 3 भाग में बांट देते हैं, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। लेकिन नॉर्मल अगर समझे हम लोग तो धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। और धातु में आपका आता है तत्व का ही एक रूप है धातु, और धातु के बारे में अगर हम जाने तो बिल्कुल वैसा शुद्धतम रूप होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इसका त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धन मतलब प्लस आयन, प्लस चार्ज का, पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण करता है, उसे हम लोग धातु बोलेंगे। अब अधातु का परिभाषा यहीं से क्लियर हो गया कि अधातु जो क्या क्यों इलेक्ट्रॉन को इसमें त्याग करेगा, उसमें ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन देता है तो अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है। ये प्लस चार्ज होता है, उसमें माइनस चार्ज होता है। ये पॉजिटिव एनर्जी इसमें होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव चार्ज उसमें होता है। बस इतना ही है, दोनों का दोनों परिभाषा आपका यहीं पर क्लियर। पहला क्या कि धातु वैसे तत्व या वे सभी तत्व, वैसे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन प्रदर्शित करती है उसे धातु कहते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, Mg मैग्नीशियम, Na सोडियम, Au Ag Al एल्युमिनियम, ये सारे जो देख रहे हैं आप, इन सभी को हम लोग धातु बोलते हैं। चाहे सोना रहे, चांदी रहे, हीरा रहे, सॉरी हीरा तो आपका आधातु हो गया, सोना रहे, चांदी रहे, मैग्नीशियम रहे, सोडियम रहे, ये या पीतल क्यों रहे, है ना, पीतल उपधातु में आता है, तांबा होगा,
ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, धातु। धातु उसको बोलेंगे, अगर इसका परिभाषा अगर बात करें तो परिभाषा तो हम लोग क्या समझ गए, तो ये परिभाषा बिल्कुल यार केमिकल या रासायनिक परिभाषा ये है। अगर भौतिक के हिसाब से अगर दे इसका परिभाषा, तो इसका परिभाषा ऐसे होता है कि वैसा तत्व जो टंझन की आवाज करे, जिसमें टंझन की आवाज हो, जो कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें आघात वर्धनीयता हो, जिसको तन्यता हो, खींचने पर तार की तरह खींच सकते हैं, ये सारे जब गुण जिसमें मौजूद होते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। भौतिक गुण में आता है, और भौतिक गुण भी आपको क्लियर कराएंगे। पहले समझ गए कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आयन प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उसे धातु कहते हैं, और ये सारे के सारे धातु में आता है। अगला नंबर की बात करें तो धातु के समान भौतिक गुण, ये धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी बताएंगे। भौतिक गुण पहले समझ लीजिए। वैसे भौतिक गुण के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ हम आपको बताते हैं जिसमें जो आपको खास अगर होगा या कुछ अगर नहीं जानते हो वो चीज आपका क्लियर होगा। वैसे नॉर्मल ये चीज है, इसके बारे में अधिकतर लोग को पता होता है, लेकिन रासायनिक गुण के बारे में आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम क्लियर करेंगे। धातु जो होते हैं ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये अत्यंत धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, याद रखिएगा। अब ये अपवाद आता है, अपवाद सबका बिल्कुल कंफ्यूजन करता है, और अपवाद में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका समाया हुआ रहता है। जितना आपका साइंस में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा वो कुछ अपवाद से ही रिलेटेड होते हैं, और इस एक्सरसाइज से अपवाद से भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो छोड़ना नहीं है, बस इतना याद रखिए। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सब घड़ी एग्जाम में पूछे या ना पूछे, जनरल नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हैं कि ये अत्यंत कठोर होते हैं। सब कुछ जानता है धातु कठोर होते हैं, लेकिन ये सोडियम की बात करें, सोडियम एक ऐसा धातु तो है, लेकिन ऐसा धातु है कि तेज धारदार वाला अगर चाकू से इसको काटे इतना मुलायम होता है कि आसानी से कट जाता है। ये इसका अपवाद होता है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है। धातु कठोर होते हैं, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, सही बात है, ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन सोडियम ऐसा धातु है जो तेज चाकू से आसानी से इसको काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। दूसरा नंबर देखिए, इसमें चमक होती है। किसमें, धातु में। धातु में चमक होती है, धातु चमकीला होता है, इसमें ब्राइटनेस होता है। धातु कहीं भी रख दीजिए वो हमेशा चमकते रहेगा, चमचम करेगा, तो वह धातु होता है। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट समझिए कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अब यहीं पर आपका क्लियर होगा कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें आप देखिए याद रखेंगे चांदी और एक तांबा है। तांबा और चांदी एक ऐसा धातु है जिसकी सुचालकता, किसका, विद्युत का सुचालकता इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। और एक मरकरी है, पारा के नाम से हम लोग जानते हैं। पारा यानी मरकरी में बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है, विद्युत का सुचालकता पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन चांदी में और तांबा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे चांदी का यूज तो हम ऐसे करते ही हैं। अगली बात ये भी याद रखेंगे कि तांबा जो होते हैं, तो तांबा यानी कॉपर, तांबा है ना, तांबा कॉपर, ये कॉपर का जो यूज होता है ये बिजली के तार बनाने में यूज किया जाता है। साथ में ये भी याद रखेंगे, जब हम लोग सोना को कठोरता प्रदान करते हैं, कठोर बनाते हैं, या जब जेवर ज्वेलरी बनाते हैं, तो ज्वेलरी बनाते समय भी इसमें मिलावट के लिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर पे पॉइंट आता है, यानी चौथा नंबर, कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसीलिए इसमें धनात्मक होता है, प्लस चार्ज होते हैं। क्लियर। अगला है 5वां नंबर, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय किसको बोलते हैं, इसको जितना पीटो टूटेगा ही नहीं, ये पसर के चादर की तरह फैल जाता है, पीट पीट करके इसे चादर बनाया जा सकता है, इतना आघात वर्धनीय होता है।
और अधातु को अगर पीटो तो भंगुर टूट जाएगा। लेकिन ये अघात वर्धनी होता है, घात यानी कितनों मारिए वो सारा सह लेता है। पीट पीट कर इसे चादर बना सकते हैं, तो यह घात वर्धनीय होता है, इसे पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। छठा नंबर, इसके तन्यता अधिक होता है। धातु की तन्यता, तन्यता मतलब तान ही है, तान करके बड़ा करके खींच करके बड़ा लंबा कर देते हैं। और इसके आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 1 ग्राम सोना, सोना तो वैसे किलो के हिसाब से हम लोग जानते होंगे, लेकिन किलो के हिसाब से कभी देखे ही नहीं होंगे। 1 भर 2 भर 3 भर देखे होंगे, 10 ग्राम 100 ग्राम तक देखे होंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि 1 ग्राम मात्र सोना जो है, 1 ग्राम सोना को अगर पीट करके खींच करके लंबा तार की तरह अगर बनाए तो 2 किलोमीटर तक, लगभग 2 किलोमीटर तक इसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से। इतना इसमें तन्यता होता है। आगे समझेंगे। 7वां नंबर, कहता कुछ हल्की धातु को छोड़ करके सभी धातु का घनत्व अधिक होता है। जितने धातु है सारे धातु का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, केवल हल्के हल्के धातु को छोड़ करके। जो धातु हल्के हैं उनको छोड़ दिया जाए, अपवाद में उनको मान लिया जाए, तो बाकी सारे धातु का घनत्व अधिक होते हैं। 8वां नंबर पॉइंट कहता है कि धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। और हाँ, ये गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, ये आपको हम आगे बता रहे हैं। बिल्कुल याद रखिए, धातु का गलनांक भी ज्यादा होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है, ज्यादा होता है। 9वां नंबर समझेंगे कि जब कोई धातु को कठोर सतह से टकराया जाता है, जब कोई धातु को कठोर सतह से टकराया जाता है तो टकराने पर उससे आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, कंपन जैसी ध्वनि होती है। और धातु के ध्वनि को धात्विक ध्वनि कहते हैं। कहता है कि उस धातु की ध्वनि को धात्विक ध्वनि कहते हैं। वो धातु जो होते हैं आपस में टकरा करके जो आवाज नहीं उत्पन्न करते हैं, उसी ध्वनि को, आवाज को धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वथनांक और गलनांक। ये क्या होता है क्वथनांक? क्वथनांक कहते किसको है, तो देखिए वैसा ताप जो किसी वस्तु को उबालने के लिए काम आए, जिस ताप पर कोई वस्तु उबलना शुरू हो जाए उसे क्वथनांक कहेंगे। जैसे दूध को नॉर्मल याद रखिए, आप जब चूल्हा पर रख दीजिएगा तो चूल्हा पर रखने के बाद नीचे से आग लगाइए, जब उसका क्वथनांक पूरा हो जाएगा वो अपने से उबलना शुरू हो जाता है पानी में, या और कई सारे ऐसे चीज हैं। अंडे को उबालना शुरू कीजिए, जिस तापक्रम पर ये उबल गया वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। और एक होता है गलनांक, जिस ताप पर कोई वस्तु गलना शुरू हो जाए उसका गलनांक है। और सबसे ज्यादा गलनांक अगर बात करें तो हम लोग मोम की बात करते हैं। मोम देखिए ऐसे रखिए और तुरंत पिघल जाता है। या उससे ज्यादा गलनांक अगर बात करें तो घी होता है, ठंडे के दिन में जमा रहेगा और गर्मी के दिन में अपने से पिघल जाएगा, कमरे के ताप पर पिघला हुआ मिलेगा आपको, ज्यादा होता है, गलनांक उसको बोलेंगे। या लोहा के आप नीचे से आग दीजिए, खूब गलाइए उसको, तो एक ऐसा ताप आ जाता है जब वो गल के बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है लोहा, उसी को हम लोग कहते हैं गलनांक। अब समझेंगे इसको परिभाषा से कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाए या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है वह ताप जो है उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। उस तापवश पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक। यानी पानी उबलना शुरू हो जाए, दूध उबलने लगे, अंडा उबल जाए तो इसको हम लोग क्वथनांक कहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल, आप पिक्चर देख के बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगला नंबर गलनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू होता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे लोहा को इतना गर्म किया गया है कि गलकर पानी की तरह हो गया है, और इसे किसी वस्तु से अगर डालेंगे तो एक सांचा की तरह बन करके रेडी हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे, जो गलने वाला जो होता है इसको गलनांक, जिस ताप पर गल जाए उसे गलनांक। और एक आता है हिमांक। हिमांक क्या होता है, मतलब हिम, बर्फ के रूप में जो जम जाता है, जिस ताप पर कोई वस्तु बर्फ के रूप में जमना शुरू हो जाता है वह उसका हिमांक कहलाता है।
यहाँ पर देखेंगे कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना शुरू होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना शुरू होता है वह ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। जब जमने लगे पानी की देखेंगे, जब पहाड़ों पर पानी बरसता है तो वहां पर पानी नहीं बर्फ की तरह बरसता है, और यही जो बर्फीला जो चीज है ये पहाड़ बन जाता है, ये बर्फ जम जाता है। और जिस ताप पर जब बर्फ की तरह जमने शुरू हो जाए समझ जाइए कि वो उसका हिमांक हो गए। क्लियर? चलिए आगे अब जानेंगे धातु का उपयोग। अब धातु के बारे में तो हम जाने, भौतिक गुण जान गए, अब धातु का यूज कैसे करेंगे? तो भौतिक गुण में ही यूज करेंगे। अब सुनिए, पहले कहता भौतिक गुणों के आधार पर इसका निम्नलिखित उपयोग होते हैं, यानी यूज होता है। कौन कौन से यूज होते हैं भौतिक गुण के आधार पर? सोना और चांदी के ले लेते हैं। सोना चांदी का उपयोग सुंदर और आकर्षक आभूषण और बर्तन सिक्के बनाने में किया जाता है। सोने का और चांदी का यूज हम लोग लड़की हो या कोई भी लेडीज हो उनके गहना बनाने के लिए, हम लोग अपने चैन बनाना हो या अंगूठी बनाना हो या कुछ और बनाना चाहिए हो तो उसको बनाने के लिए भी, यानी सुंदर आकर्षक ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में सिक्का बनाने के लिए और बर्तन भी बनाया जाता है सोने और चांदी से। क्लियर? तो इसका यूज करते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें तो हम लोग जानेंगे एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। कहता है एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में, कोई भी सामान हो तो अलमीरा वगैरह, खिड़की के मारी हो या बिजली का तार हो, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला यूज समझेंगे तांबा के बारे में। तो तांबा जो होता है एक विद्युत चालकता अधिक होता है। तांबा का विद्युत चालकता यानी बहुत ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है। चांदी और तांबा दोनों, लेकिन चांदी महंगा होता है इसलिए उसका कम यूज किया जाता है और इसका यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है लेकिन ज्यादा मिल जाता है, यानी थोड़ा सस्ता होता है ना, लेकिन महंगा ही होता है। कहता कि तांबा की विद्युत चालकता अधिक होने के कारण इसका उपयोग बिजली के तार तथा अनेक इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है और सोने के मिलाने में भी किया जाता है। सोना में मिलाने के लिए हम लोग तांबा का यूज करते हैं। अब बिल्कुल इसी को कॉपर कहते हैं। कॉपर यानी तांबा, तांबा को हम लोग किस में मिलाते हैं? सोना में, और सोना को में मिला करके सोना को कठोर रूप प्रदान करते हैं। आपको बताना चाहिए सोना भी एक मुलायम पदार्थ है, उसको भी आराम से अगर 24 कैरेट का अगर सोना होगा उसको भी अगर थोड़ा टेढ़ कीजिए तुरंत आप आराम से आसानी से टेढ़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ सोडियम इतना आसानी से नहीं कर सकते, याद रखिए। और जितना गहना वगैरह जो कान का हो, नाक का हो या गले का हार वगैरह कुछ हो तो सोना का बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध कैरेट होता है ना, लेकिन शुद्ध तो होता है लेकिन शुद्ध कैरेट का यानी 24 कैरेट का आप सोना का ज्वेलरी नहीं बना सकते। आपको बनाना होता है 18 से 22 कैरेट सोने का ज्वेलरी बनता है। और बिल्कुल याद रखेंगे 18 से 22 कैरेट अगर सोने का ज्वेलरी बन रहा है तो समझिए कि वो को बढ़िया मिल रहा है। अगर उससे कम है तो सोना नहीं बल्कि समझिए कि आपको ऐसे ही चीज दे रहा है। या कह सकते हैं कि तांबा आपको दे दिया, तांबा आप खरीद लीजिए 16 कैरेट, 15 कैरेट, 12 कैरेट अगर मिल रहा है तो समझिए आपको बहुत सस्ता है, यानी समझिए बेकार आपको लोहा वगैरह जो अलग चीज है वो अलग पदार्थ दे दिया, सोना उसमें नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा कम नहीं होता है। और अगर 18 कैरेट वाला है तो वो नॉर्मल है, मतलब कम में है, सस्ता वाला है ना, लेकिन 22 कैरेट का जो ज्वेलरी रहेगा वो सबसे ओरिजिनल आता है। और बिल्कुल जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाइए उसमें कैरेट वगैरह सब जो होता है लिखा हुआ उसमें मिलेगा, और बिल्कुल वैसे देख कर ही लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली किसी से दिखला लीजिए कि 24 कैरेट का नहीं तो 22 कैरेट का आपको, या 21, 22 कैरेट का आपका होना चाहिए, तो ये आपका शुद्ध में माना जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे लोहा का उपयोग। पता है लोहा सस्ता है और मजबूत है। लोहा सस्ता है और मजबूत होने के कारण इसका उपयोग मोटर गाड़ी में, मशीनरी पार्ट बनाने में, भवन के निर्माण में, हर एक सामग्री में किया जाता है। ये लोहा का उपयोग, लोहा सस्ता और मजबूत होने के कारण इसका गाड़ी बनाने में, मशीनरी पार्ट पुर्जा बनाने में
या कोई भी भारी भरकम वाले जो चीज होते हैं वो सारे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी रेल हो, गाड़ी कोई गाड़ी हो, या घर बनाने का चीज हो, या किसी भी प्रकार की चीज हो, तो उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु जो हम तांबा के बारे में बता रहे थे, ये तांबा, पीतल, सॉरी तांबा नहीं, ये आपका पीतल और कांसा और स्टील। तांबा तो आपका हो जाएगा धातु, ये आपका बिल्कुल हो गया पीतल, कांसा और स्टील, ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु इसे हम लोग उप धातु के नाम से भी जानते हैं। उप धातु बिल्कुल याद रखेंगे, उप धातु क्या होता है? उप धातु। और उप धातु के बारे में बिल्कुल याद रखिए कि दो या दो से अधिक धातुओं मिला करके एक समांगी मिश्रण बनता है और इसी को मिश्र धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। ये बात आपको याद करना पड़ेगा कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने के बाद जो आपका मिश्रण, समांगी मिश्रण बनता है और इसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धातु कहते हैं। तो बिल्कुल आपको इतना याद रखने पड़ेगा कि मिश्र धातु क्या होता है। अब मिश्र धातु में आपका आ गया पीतल, क्या आता है? पीतल, कांसा। कांसा पता है किसको बोलते हैं? कांसा का मतलब होता है फूल के बर्तन। वैसे हमारे बिहार में कांसा वाले बर्तन को फूल के बर्तन कहा जाता है। पीतल तो सब कुछ जानते होंगे कि ये पीतल होता है, कांसा को फूल के बर्तन बोलते हैं। और स्टील मतलब सबको पता होगा, स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है ना, तो आपका स्टील हो गया। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन मतलब धातु, मिश्र धातु होते हैं तीन, और इसके बाद इत्यादि आप लिख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो यहां से आपका आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, धातुओं के बारे में रासायनिक गुण यहां से आपका क्लियर होता है कि धातु के रासायनिक गुण क्या क्या है। तो देखिए धातु के रासायनिक गुण आपको दिखाते हैं, यहां से आपका क्लियर होता है धातुओं का रासायनिक गुण। जल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बिल्कुल धातु जब जल के साथ, किसके साथ? धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? हाइड्रोक्साइड गैस निर्माण करता है। बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा, ये हाइड्रोक्साइड गैस का निर्माण करता है। क्लियर? चलिए आगे अगर बात करें तो ये भी हम लोग देखते चलेंगे कि हाइड्रोक्साइड का तो निर्माण करता ही है, साथ में ये आपका एग्जाम्पल सोडियम जो आपका क्या है? आपका धातु है और ये जल के साथ में निर्माण कर रहा है, H2O के साथ निर्माण कर रहा है। तो NaOH यानी कि आपको हाइड्रोक्साइड हो गया, और हाइड्रोक्साइड और आपका लास्ट में जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर? अगला पॉइंट समझेंगे। लेकिन कुछ धातु एल्युमिनियम, फेरस और जिंक इत्यादि के ठंडे जल या गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो वह अभिक्रिया नहीं करते। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो ठंडे जल के साथ में या गर्म जल के साथ में एल्युमिनियम को, फेरस को, जिंक को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन ये वाष्प के, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया जरूर करते हैं और इसके फलस्वरूप ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब इसका अभिक्रिया करेगा जल वाष्प के साथ में तब जाकर के ऑक्साइड निर्माण करता है। कंप्लीट? चलिए, और इसका एग्जांपल होता है यानी Al एल्युमिनियम जो है किसके? जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? यानी Al2O3 यानी कि ये आपका ऑक्साइड हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्लियर? चलिए ऐसे ही आपका करेगा। अगला नंबर आता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर आप लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़े होंगे तो पूरी तरह से ये चीज आपको याद होगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर पॉइंट कहता है क्षार के साथ अभिक्रिया। तो कुछ धातु ऐसे होते हैं जो Al, जिंक इत्यादि के क्षार के साथ अभिक्रिया कराएगा तो ऑक्सील, लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। याद रखिए क्षार जो है ये धातु, कौन? धातु किसके साथ? क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है, धातु क्षार के साथ, यानी क्षार मतलब Al और Zn, ये दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा
तब क्षार के साथ साथ अभिक्रिया करके ये ऑक्सी लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर, यानी कि ये धातु है और ये किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ये ऑक्सी लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कंप्लीट। चलिए आगे अगला नंबर आता है धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया। धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया सुनिए। अधातु वैसे पढ़ाया नहीं, अभी धातु चल रहे थे, अब धातु और अधातु के बात जानिए। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, सही बात है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसमें प्लस चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसमें माइनस चार्ज होते हैं, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में आकर्षण होते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेन देन करता है ना। अब सुनिए यहाँ पर कहता है कि धातु ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है और अधातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और इसके परस्पर संयोग कराया जाता है, इसके परस्पर अभिक्रिया कराया जाता है, संयोग कराया जाता है, तब ये जाकर के धन आयन तथा ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। धन आयन भी और ऋण आयन भी दोनों में बदल जाते हैं। इसके आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। अब जब खींचेगा तब वैद्युत बल यानी बंधक आयनिक यौगिका अर्थात लवण का निर्माण करता है। कहता है कि वैद्युत बल में बंधन आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। और इसी के बारे में अगर बात करें कि लवण का निर्माण करना, तो देखिए सुनिए, अब ये कहता है कि आयनिक यौगिक के गुण। अब आयनिक यौगिक के गुण क्या होता है, जे सुनिए, और ये आपका बिल्कुल याद रखेंगे, आयनिक यौगिक का गुण ये भी रासायनिक, क्या रासायनिक गुण है। किसका रासायनिक गुण, धातु का, किसका धातु का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण है, तो बिल्कुल याद रखेंगे रासायनिक गुण धातु का है। तो बिल्कुल धातु के सारे रासायनिक गुण हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहता है कि एक कठोर ठोस पदार्थ होते हैं और भंगुर होते हैं। एक कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, भंगुर होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। तीसरी बात कहता है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन किरोसिन तेल में, पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। जल में तो घुल जाएगा, लेकिन किरोसिन तेल में, पेट्रोल में नहीं घुलता है ना, आयनिक यौगिक। अगला बात करता है डार्विक एक जलीय घोल में ये विद्युत का सुचालक होते हैं। डार्विक जो है जलीय घोल में विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्लियर। चलिए आगे अगर देखते चले तो बिल्कुल ये देखेंगे, इस सक्रायता श्रेणी किसे कहते हैं, पता है, इसको VVI में याद रखिए, सक्रायता श्रेणी। ये ऑब्जेक्टिव में आए या ना आए, सब्जेक्टिव में आए या ना आए, ऑब्जेक्टिव में अक्सर हाँ आते रहता है। आपको नीचे ऑप्शन करके दे दिया जाएगा 4 को 5 को तत्व के बारे में, आप बोलेगा कि सजाती है इस सक्रायता श्रेणी में है या नहीं है, और किस तरह से सही सक्रायता श्रेणी में है। जिसका अभिक्रियाशील अगर ज्यादा रहेगा वो आगे रहेगा, और जिसका अभिक्रियाशील कम रहेगा वो पीछे रहेगा। तो ये होता है सक्रियता श्रेणी। धातु की वैसी श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल रखेंगे, धातु के क्रियाशीलता को, कहता कि वैसी श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाया जाता है, उसी को सक्रायता श्रेणी कहते हैं। जैसे में आपका के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कहता है कि Fb यानी कि पारा वगैरह जितने आपको मिल जाते हैं, सारे के सारे इसका जो आगे है इसका क्रियाशीलता जो है बहुत ज्यादा, अब क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे घटते जाता है, यानी घटते क्रम में इसको लिखते हैं। कैसे, घटते क्रम में सजाया हुआ है। तो इसके लिए आपको घटते क्रम में सजाने के लिए आपको पूरी तरह से बात आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा सक्रियता जो होता है, एक क्रियाशीलता जो होता है पोटेशियम का, तब जाकर के सोडियम का, कैल्शियम का, और तब जाकर के धीरे धीरे करके घटते जाएगा, और ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला नंबर पॉइंट आता है अधातु, जिसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं।
वैसे मेटल के बारे में तो हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए कि मेटल जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, उसे मेटल कहते हैं। और एक तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन प्रदर्शित करती है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधातु। जैसे Cl, Br, I, F और O और साथ में N आपका नाइट्रोजन, ये सारे के सारे अधातु के श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं, अधातु की श्रेणी में। अब यहाँ पर देखिए जो जिसके आगे देखिए माइनस लगा हुआ है ना, पीछे एक पावर में माइनस है, देखिए Cl ले लिए और Cl के साथ ऊपर माइनस है, समझ जाइए कि ये क्या है, अधातु की श्रेणी में, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज लगा हुआ है। और माइनस चार्ज ही आपको बताएगा, प्रदर्शित करेगा, तो वही आपको दिखाता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि क्या है, अधातु है और कौन धातु है। वैसे धातु और अधातु को पहचानने का बिल्कुल सरल उपाय को बताते हैं, जो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से इसको एक लाइन में याद कर लीजिएगा। जिस तत्व के लास्ट में UM क्या लिखा हुआ रहे, UM, उसके नाम के आगे, नाम के सबसे पीछे UM या खाली एम, क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ रहे, चाहे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे करके एम लिखा हुआ रहे, समझ लो कि धातु है। क्या है, धातु। और जिसको में ना लगा रहे वो समझ लो कि क्या है, वो अधातु। अब ये मत समझिए, कोई कोई अपवाद में आता है, जैसे हीलियम, क्या हीलियम धातु है, क्या धातु, तो हीलियम में एम लगा हुआ है लास्ट में, तो ये ना समझिए कि एम लगा हुआ, सर जी बताया कि एम लगा हुआ रहे या यूएम लगा हुआ रहे वो धातु होता है, सही बात है। लेकिन अपवाद में हीलियम आता है, एक और अपवाद में आता है जिसमें यम तो लगने के बावजूद भी धातु नहीं, अधातु होता है, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस जो होते हैं या अक्रिय गैस हो या गैस, जितने गैस आपका आएगा वो सारे के सारे अधातु की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। चलिए ये बात समझिए अधातु कि ये सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, समझ लीजिए कि वो ऋणायन प्रदर्शित करती है, उसी को हम लोग अधातु कहते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल है। अधातु के हम लोग भौतिक गुण भी जानेंगे। अधातु के समान गुण समझिए क्या क्या होता है, भौतिक गुण इसको बोलते हैं। कहता कि अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, ये बिल्कुल याद रखिए। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। अपवाद में कौन कौन आता है, हीरा, हीरा में चमक होती है। साथ में ग्रेफाइट, आयोडीन, ये ऐसे तत्व हैं जो अधातु होते हुए भी धातु वाला गुण अपनाए हुए, चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला। इस तीनों में ब्राइटनेस होता है। अगला नंबर बात करता है कि यह विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक, लेकिन अधातु विद्युत के कुचालक होता है। कुचालक मतलब ये बिजली को आर पार जाने नहीं देता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत को आने जाने में मदद करता है, यानी कि सुचालक होता है। कौन, ग्रेफाइट। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि यह विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। कौन जो होते हैं, अधातु। अधातु विद्युत के ऋणात्मक होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के धनात्मक होता है। सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक केवल है वो धनात्मक होता है। अगला नंबर बात समझेंगे, चौथा नंबर, कि इसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें धातु वाला जो गुण होता है वो नहीं पाए जाते। किसमें, अधातु। अब अधातु है तो अधातु में अधातु का गुण पाया जाएगा, तो धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा। तो वही बात आपको कहता है कि इसमें धात्विक गुण नहीं होते हैं, है ना, अधातु में। अगला नंबर कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। धातु का गलनांक का क्वथनांक ज्यादा होगा, लेकिन अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और ये कठोर नहीं होते हैं, ये ज्यादा कड़ा नहीं होता है, ये कम कड़ा होते हैं। जैसे में आप तारबूज ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, या कोई भी ऐसा चीज लीजिए जो बिल्कुल मुलायम आपको लगे, तो अधातु होता है। तो अधातु मुलायम नहीं। और हाँ, अपवाद में एक हीरा एक ऐसा चीज है जो दुनिया के जितने आज तक तत्व खोजे गए हैं उन सारी तत्वों में हीरा सबसे कठोर होता है। शायद आप पहले बार जान रहे होंगे या पहले सुने भी होंगे, तो हमको उम्मीद है कि आप पहला बार सुन रहे होंगे, शायद आप नहीं जानते होंगे, और जानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हीरा एक ऐसा अधातु है जो दुनिया का सारे तत्वों में
सबसे ज्यादा कठोर होता है, कठोरपन होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अब आगे कहता है रासायनिक गुण के बारे में। भौतिक गुण समझ गए, अब हम लोग अधातु के रासायनिक गुण समझिए। रासायनिक गुण सबसे मजेदार है और ये आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब सुनिए, अधातु ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाती है और इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और इसे जल में मिलाने पर अम्ल का निर्माण होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये ऑक्साइड बनाता है और इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और इसे जल में मिलाएंगे तब जाकर के अम्ल का निर्माण होता है। क्या बनाता है? अम्ल का निर्माण होता है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 ये अम्लीय बना देता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराता है तो ये कार्बोनिक अम्ल बनता है। का कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 बनता है, यानी कार्बोनिक अम्ल बनते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल याद रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? ये अम्लीय, धातु ऑक्साइड का बनाती है और ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और इसके अम्लीयपन जो है वो किसका? अम्ल का निर्माण करता है जल में जब मिलाते हैं तब। क्लियर? चलिए आगे समझेंगे। अब Cl2 और अधातु को Cl2 के साथ, अधातु के साथ यानी Cl2 को अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोराइड बनाएगा। क्लोरीन के अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्लोराइड बनाएगा, यानी H2 को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2HCl बनता है, यानी 2HCl जो है ये क्या आपका हो जाता है? ये क्लोराइड हो जाता है। कहता कि P4 को 6Cl2 से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो 4PCl3 बनता है, यानी कि ये भी क्लोराइड आपका बनता है। तो क्लोराइड बनाता है क्या क्या? यानी कि क्लोरीन को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाता है? ये क्लोराइड बनाता है। कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ आगे हम लोग देखेंगे। और आगे और कहता है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तब अधातु के क्या हाल होता है? तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब जाकर के हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाती है, यानी कि H2 को किसके साथ? अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2S बनता है, यानी हाइड्राइड बनता है। और ये नाइट्रोजन को, जब नाइट्रोजन अधातु है और इसे 3H2 से अभिक्रिया कराते हैं तब 2NH3 बनता है, ये भी हाइड्राइड बनता है। तो इस तरह से हम लोग धातु के H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब जाकर के हाइड्राइड बनकर रेडी होता है। अब अगला नंबर है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कुछ भी नहीं बनता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे कोई रिजल्ट होगा ही नहीं, यानी कि नहीं, नथिंग होता है। क्लियर? आगे देखेंगे। कहता अपरूपता। अब जैसे उसमें सक्रियता था जो VBI मरवाए थे, इसी में अपरूपता है। कहता है किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक, किसी तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित होता है। कहता है कि जिसकी रासायनिक गुण सामान्य होती है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। रासायनिक गुण एक जैसा रहे लेकिन देखने में भौतिक गुण हो वो भिन्न भिन्न अलग अलग हो तो उसे अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। जैसे सल्फर का अपरूप, अगर कार्बन का अपरूप और फास्फोरस का अपरूप, ये सारे अपरूप जो है ये अपरूपता कहलाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर पॉइंट कहता है रासायनिक बंधन, जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक बंधन एक केमिकल बॉन्डिंग, जब दो तत्व को संजोग कराते हैं तो दोनों तत्व के परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से साझा करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बॉन्डिंग, यानी केमिकल बनाना, केमिकल बॉन्डिंग बनाना। और दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। अब सुनिए, कहता कि वैसा रासायनिक बल, वैसा रासायनिक एनर्जी बल जो होते हैं, ताकत का फोर्स, ऐसा रासायनिक केमिकल फोर्स जिसके अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखा जाता है, अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध के रखा जाता है, इसी को रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। और ये रासायनिक बंधन दो प्रकार के, एक
वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं, और एक होता है सहसंयोजक बंधन। अब आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन क्या होता है, दोनों की परिभाषा सुनिए। वैद्युत बंधन समझिए पहले, उसके बाद यानी कि आयनिक बंधन कहता है कि दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करता है। कहता है कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन का लेन और इलेक्ट्रॉन का देन करता है, लेन देन करता है, हस्तांतरण करता है, और इसके फल स्वरूप जो बंधन बनते हैं, जब हस्तांतरण करेगा और जो बंधन बनते हैं, जो बंध बनते हैं, रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, उसी को हम लोग बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक बंधन कहेंगे। क्लियर। दो तत्वों के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं, यानी कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा नंबर है सहसंयोजक बंधन, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु उसमें भी था, इसमें भी दो परमाणु है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आपसी साझेदारी, यानी एक दूगो दिया तो ये भी दूगो देगा। तब देखिए लेने देने के आपसी में बराबर बराबर का साझेदारी होता है, और अपना अष्टक पूरा करता है, दोनों पूरा करता है, क्या अष्टक को पूरा करता है, तो उसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। इनको कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। पहला नंबर होता है एकल बंध। क्या होता है, एकल बंधन, जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा होता है द्विबंधन, द्विबंधन डबल बॉन्ड कहते हैं। और त्रिबंधन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और तीनों बात आपको याद करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड किसे कहेंगे, तो वैसा बॉन्ड जिसमें एक बॉन्ड का निर्माण होता है या एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और जिसमें दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। और जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ से एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड कहता है कि दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इसे एकल बॉन्ड कहते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एक बार में याद रखेंगे, वैसे परमाणुओं का बॉन्ड जिसमें दो परमाणुओं के बीच एक एक परमाणु का या एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, लेन देन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। अगला नंबर है द्विक बॉन्ड या डबल बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है, तो इसे द्विक बॉन्ड कहलाता है, या कहते हैं डबल बॉन्ड कहते हैं। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा डबल बॉन्ड कहलाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। और तीसरा आता है तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर होता है धातु की अवस्था। अब धातु की अवस्था बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं। धातु मुख्यतः दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो मुक्त अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं आजाद स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र अवस्था बिल्कुल याद रखेंगे। एक होता है संयुक्त अवस्था। संयुक्त मतलब इसमें एक तो स्वतंत्र आजाद होता है, एक गुलाम होता है बाबू, डायरेक्टली याद समझिए, गुलाम होता है। इसको कोई काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं है, आजाद है, लेकिन इसको कोई काम करने के लिए किसी से पूछना, परमिशन लेना पड़ेगा, सलाह के करेगा, तो तब जाकर के इसे संयुक्त अवस्था कहते हैं। अब सुनिएगा मुक्त अवस्था क्या होता है। अब मुक्त अवस्था उसको बोलते हैं कि वैसा धातु जिस पर वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है और वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वैसा मुक्त अवस्था जिसमें कोई भी तत्व या पदार्थ हो,
कोई भी तत्व या धातु हो, उन धातुओं पर कोई परत नहीं चढ़ता, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता या केमिकल कोई अभिक्रिया नहीं होता, और तब जाकर के उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। यानी कब? जब इसमें यानी सोना हो, चांदी हो, या इसको क्या कहते हैं, प्लेटिनम हो, और ये सारी चीज ऐसे है जिसमें कभी जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। साथ में हाँ कालापन जो करता है, धूली पड़ जाता है, जिसमें कालापन हो जाता है, इसका जो लाइटर होता है, ब्राइटनेस होता है, ये थोड़ा सा कम जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। तो इसके वजह से बिल्कुल याद रखिएगा, ये मुक्त अवस्था का था, बिल्कुल पूरी तरह आजाद होता है। लेकिन लोहा की बात कीजिए, किसका बात कीजिए? लोहा की बात कीजिए, और कुछ की बात कीजिए, लोहा हो, सोडियम हो, एल्युमिनियम हो, ये सारे चीज इसमें तुरंत जंग लग जाता है। तो संयुक्त अवस्था इसको कहते हैं। वैसा धातु जिस पर आसानी से वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है वह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये संयुक्त अवस्था कहलाता है। जैसे सोडियम हो, सोडियम को आप ऐसे खुली हवा में रखिए ना, तुरंत वो आग पकड़ लेता है, यानी वायुमंडलीय प्रभाव उस पर पड़ता है। लोहा को हवा में रखिए ना, उसमें जंग लग जाएगा। एल्युमिनियम को हवा में रखिए, जंग लग जाता है, और इसी जंग लगने वाला जो चीज होता है उसी को मुक्त अवस्था वाले हम लोग तत्व कहते हैं। क्लियर? और ये आपका क्या आता है? सोडियम हो गया, आपका क्या हो गया? लोहा हो गया, एल्युमिनियम वगैरह जो होते हैं ETC आ जाता है। अब अगला कहता है खनिज, और यहाँ से आपको अगले दिन पढ़ाएंगे ये खनिज हमारा क्या होता है। और खनिज आपको हम वैसे सोशल साइंस में पढ़ाए थे, हम साइंस में पढ़ाएंगे खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अयस्क प्रकार बताएंगे। साथ में गैंग क्या होता है, गैंग क्या नहीं होता, धातुमल क्या होते हैं, ये सारी बात जो होता है धातु कर्म के बारे में, ये सारी बात आपको हम अगले बार आपको बताएंगे, अगला क्लास में जब आइएगा उस समय। आज के लिए इतना ही रहेगा, और इसके बाद आपको सभी को लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप सभी को अगला टॉपिक चाहिए और तो अब मजा आना है तो लास्ट वाला जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, वो देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे, और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू, बाय।